चैप्टर 241 अध्याय 226 चिन का वॉर गॉड दोबारा गजा उठा भाग 3। जाओ की सारी सिटीज को जितना जल्दी हो सके फटाफट कैप्चर कर लो, जाओ फेंग ने तुरंत कहा। वक्त तो 10 दिन रुक जाओ, वांग जियन ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब दिया। क्यों? जाओ फेंग ने हैरान होकर पूछा। अभी तुम्हारे अधीन जो 50,000 तेजधारी योद्धा है वो काफी नहीं है, वांग जियन ने समझाया। आधा महीने पहले मैंने महाराजा को रिपोर्ट भेजी थी नई फौज भेजने के लिए। वो रास्ते में है, 10 दिन में यहाँ पहुँच जाएंगे। जाओ फेंग की आंखों में चमक आ गई। कितने नए सैनिक? उसने तुरंत पूछा। अरे तुम्हें पता नहीं एक मुख्य युद्ध कैंप में कितने लोग होते हैं? वांग जियान ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। 50,000 नए रिक्रूट्स? बिल्कुल 50,000। 3 महीने का बेसिक ट्रेनिंग हो चुका है, आगे की ट्रेनिंग युद्ध क्षेत्र सिखा देगा। ऊपर से महाराजा ने तुम्हें एक मुख्य युद्ध कैंप का अधिकार भी दे दिया है, लंतियान कैंप का 4th बैटल कैंप, वांग जियान ने गंभीर सुर में बोला। ये सेना आपके अधीन है, जाओ फेंग ने बिना देरी किए विवादों के साथ स्वीकार कर लिया। वो बैरिक्स के दरवाजे पर और नहीं रुका, सीधा अपने कैंप लौट गया ताकि नए सैनिकों के पहुंचने की खबर सबको बता सके। जाओ फेंग, हाँ, उसमें राजवंश के प्रति वो मर्यादा ही नहीं जो होनी चाहिए। पता नहीं हमारे वांग परिवार के लिए ये अच्छा होगा या बुरे का संकेत। जब उसने कहा था कि वो दुल्हन को छीन लेगा, तभी देख लिया था उसका नेचर। आज तो और भी ज्यादा बढ़ गया है। क्या वो सच में सोचता है कि उसकी व्यक्तिगत ताकत एक राज सिंहासन की ताकत को टक्कर दे सकती है? वांग जियान को एक साथ गर्व भी था और मजबूरी। गर्व इस बात का कि उसका दामाद असाधारण प्रतिभा रखता है, लेकिन मजबूरी इसलिए क्योंकि वो राजगद्दी के सामने बिल्कुल झुकता ही नहीं। सिर्फ तब झुकता है जब उसे ऊंचा दर्जा या सम्मान मिलने वाला हो, और इस सब को बदलने का कोई तरीका भी नहीं था, क्योंकि ऐसा आदमी उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। हंडान, जाओ की राजधानी। साले, जाओ यन गुस्सा फूट पड़ने की हद तक पहुंच गया। दरबारियों पर गरजते हुए बोला, जिन यांग कैसे गिर गया? कैसे? यनजू ने क्या किया था इतनी फौज लेकर? मैंने उसे 2 लाख सैनिक दिए थे, 2 लाख, और वो एक जिनयान जैसी एकलौती सिटी भी नहीं संभाल पाया। मैं उसका क्या करूं? स्पष्ट था, अभी अभी उसे जिनयांग की हार की खबर मिली थी। उसका चेहरा बिल्कुल विकृत हो गया, सांस तेज, आंखों में जुनून भरा गुस्सा। महाराज कृपया शांत हो जाएं, जाओ के सभी मंत्रियों ने एक साथ पुकारा। जिनयांग की दीवार टूट चुकी थी और कोर्ट में बैठों के चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। महाराज, जाओ ये तुरंत आगे बढ़ा। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, जिनयांग टूट चुका है। हमें तुरंत यन से अपनी फौज को वापस बुलाना होगा, वरना जाओ मिट जाएगा। फौज वापस बुलाए? जाओ यन दांतों तले होंठ दबाकर बोला, स्पष्ट रूप से बेहद नाखुश। लेकिन यनजू हार चुका था और अब जाओ के पास बची हुई फौजों में बस 2 ही थे, यन में 3 लाख और डाई में 2 लाख। जनरल यनजू के पास अब कितने लड़ने लायक सैनिक बचे हैं? जाओ यन ने बेचैनी से पूछा, शायद किसी छोटी सी उम्मीद के सहारे। महाराज, गुआकाए आगे बढ़े। जिनयांग की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं। जनरल यनजू अपने बचे हुए लोगों को लेकर लेयांग की तरफ पीछे हट रहे हैं, पर ये निश्चित है उनका बचा हुआ बल 1 लाख से कम है। 1 लाख से भी कम? जाओ यन ने फिर से गाली दे डाली। यनजू, तुमने मुझे बड़ी बुरी तरह निराश किया। महाराज, जाओई फिर से गरज उठा। जिनयांग हमारा सुरक्षा कवच था, अब जब वो गिर गया, हमसे ज्यादा कमजोर कोई नहीं। ऊपर से आपने हर क्षेत्र के फौजियों को जिनयांग बुला लिया था। बाकी शहरें अब बिल्कुल खाली पड़े हैं। चिन की सेना सीधी हमारी रूह तक काट जाएगी। एक ही रास्ता है, यनजू अपने बटे हुए सैनिकों से कुछ देर रोक लगाए और हम तुरंत यन से अपनी मुख्य फौज को वापस बुलाएं, वरना परिणाम असहनीय होंगे। इस बार जाओई अकेला नहीं था। मैं सहमत हूँ, देश संकट में है, रक्षा पहला कर्तव्य है। महाराज, कृपया वापस बुलाने का फरमान जारी कीजिए। अगर फौज नहीं वापस बुलाए,
तो जाओ नष्ट हो जाएगा। दरबार के प्रभावशाली लोग एक एक करके बोलने लगे, राजकुल के लोग भी और न्यूट्रल अधिकारी भी। सबके पास अपना स्वार्थ था। अगर जाओ गया तो उनका धन, उनकी जमीन, उनका आधिपत्य सब मिट्टी हो जाएगा। सबको पता था अगर जाओ हार गया तो उनकी जमीन चिन के शार्प वॉरियर्स में बांट दी जाएगी। इसी डर से पहले सभी राज्यों ने एकजुट होकर चिन पर हमला किया था। चिन उनके लिए एक भूतों का राजा था जो उनका सब कुछ निगल सकता था, लेकिन अब चिन को रोकना लगभग असंभव था। जाओ ने कोर्ट के अधिकतर लोगों को एक मत होता देखा। उसका चेहरा और भी काला पड़ गया। उसके सपने अपनी टेरिटरी बढ़ाने वाले राजा बनने के अब वो टूटने लगे थे। मैंने लगभग आधा यन कब्जा कर लिया था। क्या सच में मुझे फौज वापस बुलानी होगी? उसने दोनों मुट्ठी कस कर कहा। थोड़ा और समय मिल जाता तो पूरा यन मेरी मुट्ठी में होता। महाराज, जाओ ये जोर से बोला, अब हमारे पास समय नहीं है। अगर फौज नहीं वापस बुलाए तो जाओ तबाह हो जाएगा। लीमू को दाई से वापस बुलाकर डिफेंस संभालने को भेज सकते हैं क्या? जाओ यन ने गुआकाई की तरफ मुड़कर पूछा। गुआकाई ने झिझकते हुए उसकी तरफ देखा। अगर लीमू वापस आया तो चिन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। महाराज, गुआकाई ने ध्यान से कहा, लीमू को वापस बुलाकर क्या हम दाई को त्यागना चाहते हैं? दाई तो जाओ की आधी धरती है। महाराज, जाओ ये तुरंत गरज उठा, दाई को हम त्याग ही नहीं सकते। अगर दाई गया तो उत्तर सीमा खत्म। फिर सिर्फ चिन का डर नहीं होगा, श्योंगनू भी हमारे गले पड़ जाएंगे। चैप्टर 242 चैप्टर 126 चिन का वॉर गॉड दोबारा गजा उठा पार्ट 4। क्या सच में कोई रास्ता नहीं बचा? क्या हम यान से अपनी फौज वापस बुलाए बिना कुछ नहीं कर सकते? क्या चिया चू से मदद नहीं मिल सकती? आखिरी उम्मीद की एक चिंगारी अभी भी झाओ यान के दिल में जल रही थी। महाराज, झाओ ये आगे बढ़ा। क्या अभी तक आपको स्थिति समझ नहीं आई? हमने यान पर बिना किसी उचित कारण के हमला किया। जब तक हमारी मुख्य फौज वापस नहीं बुलाई जाती, ची और चू कैसे हमारी मदद करेंगे? उनके पास हमारी सहायता करने का कोई आधार ही नहीं है। शुरुआत से ही महाराज, आपको यान पर हमला करते वक्त ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए थी। तू! झाओई के साफ इनकार और तर्क से झाओ यान का गुस्सा फूट पड़ा, पर दिल के अंदर बस मजबूरी थी। अगर वो वास्तव में एक ऐसा राजा होता जो नए क्षेत्र जोड़कर अपनी शान बनाता, तो शायद झाओई को सीधे दंड दे सकता था। दरबार का कोई उसके सामने सांस लेने की हिम्मत न करता। पर अब वो हार चुका था। अगर फौज वापस नहीं आई तो झाओ का अंत निश्चित था। पूरे दरबार के दबाव में झाओ यान ने दर्द भरे स्वर में फरमान सुनाया। फरमान लिखो, वरिष्ठ जनरल पंग स्वान को आदेश दो, फौज वापस बुलाए। महाराज विवेकी हैं, झाओई ने तुरंत जोर से पुकारा, चेहरे पर हल्की सी विजयी स्mirk के साथ। इस पल झाओ यान का सपना, एक विजयी राजा बनने का, पूरी तरह बिखर गया। हाँ, महाराज को सूचित करता हूँ, गुड़काए आगे बढ़ा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अपने सबसे विश्वासपात्र मंत्री को देखकर झाओ यान ने तुरंत कहा, बोलो प्रधानमंत्री। जानकारी मिली है कि चिन की सेना 2 हिस्सों में बांटकर हमला कर रही है। पहला, वंगजियान की मुख्य फौज, दूसरा चिन की उत्तर सीमा की फौज जो हमारे दाएं सीमा के सैनिकों को रोकने के लिए भेजी गई है। हालांकि उनकी संख्या बहुत कम है। अगर हमें झाओ को बचाना है तो सिर्फ यान की फौज वापस बुलाना काफी नहीं, दाएं की फौज को भी कार्यवाही करनी होगी। अगर जनरल ली मू चिन की उत्तर सीमा फौज को कुचल दे तो ये हमारे लिए महान विजय होगी। उनकी हार से वंगजियान का हौसला टूट जाएगा और वो पीछे हटेगा। मेरे विचार से जनरल ली मू को तुरंत हमला करना चाहिए। झाओ यान गहरी सोच में डूब गया। अगर ली मू ने मेंगवू को हरा दिया तो दाएं की फौज मुक्त हो जाएगी। मैं उसे तुरंत झाओ की सुरक्षा के लिए ला सकता हूँ, और अगर हम चिन को रोक लें तो मैं यान को दोबारा कुचल सकता हूँ। गुड़काई के तर्क ने उसे झुकने पर मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री की बात सही है, झाओ यान ने तुरंत कहा। अगर हम दाएं में घुसे चिन सैनिकों को मिटा दें तो झाओ का हृदयकंठ सुरक्षित हो जाएगा। पर झाओई ने भाभे को ताना और तुरंत विरोध किया। महाराज, जनरल लीमू को हमला करने का आदेश नहीं दे सकते। चिन फौज बहुत चालाक है। अगर लीमू ने हमला किया तो मुझे डर है कि वो किसी चाल में फंस जाएगा। मेरी राय में जनरल लीमू को सिर्फ रक्षा करनी चाहिए। गुड़काई तुरंत आगे बढ़ा, आवाज ऊंची करते हुए, लॉर्ड चुनपिंग, ये बात बेहुदा है।
जनरल ली मू झाओ के महासेनापति हैं, जिन पर हमारी सीमा की सुरक्षा का भार है। जब दुश्मन हमला कर रहा हो तो सिर्फ रक्षा कैसे? एक सेनापति का कर्तव्य है शत्रु को कुचल देना। अगर वो ये नहीं कर सकता तो फिर किसी और को चुनना होगा। झाओ यान ने सब समझ लिया। सही कहा, अगर ली मू इस शत्रु को नहीं हरा सकता तो हम किसी और को चुन लेंगे। मैं ली मू को 3 महीने देता हूँ। 3 महीने में अगर उसने चिन को नहीं हराया तो मैं उसे हटाकर दूसरा सेनापति चुनूंगा। ये सुनकर झाओई ने गुड़काई की तरफ जलन भरी नजर डाली, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। ये दोनों मिले हुए हैं और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ली मू को फंसा दिया जाए। लियनपो मर चुका है। चिन की दी हुई एक जिम्मेदारी मैंने पूरी कर दी। अगर मैं ली मू की माया शक्ति भी छीन सकूं तो ये मेरा दूसरा महान कार्य होगा। महाराज मुझे जरूर बड़ा इनाम देंगे। गुड़काई के चेहरे पर चुपचाप एक जीत की मुस्कान उभर आई। इतिहास जिसे चिन का वॉर गॉड कहता था, गुड़काई फिर वार कर चुका था। यान युयांग नगर में 2 लाख यान सैनिक सिटी की दीवारों पर तैनात थे और लगातार रीइंफोर्समेंट आ रहे थे। पंग स्वान के अधीन झाओ की जीतने वाली फौज ऑलमोस्ट रोकने लायक नहीं है। यान की राज्य शक्ति झाओ के आगे बेकार पड़ रही है। यान की फौज की ताकत तो हान से थोड़ी ही बेहतर है। आधा यान राज्य पहले ही झाओ के कब्जे में गिर चुका था। झाओ की सेना लहरों की तरह हमला कर रही थी और यान की फौज अपनी आखिरी सांस तक लड़ रही थी। तभी झाओ कैंप के केंद्र से एक संदेशवाहक दौड़ते हुए आया। शांगजियांग क्यून, खानदान से आपातकालीन फरमान आया है। महाराज ने पीछे हटने का आदेश दिया है। पंग स्वान, जो अपने युद्ध रथ पर बैठा था, उसका चेहरा तुरंत रंग बदल गया। क्या कहा? पीछे हटना? उसका गला बैठ गया। जी, संदेशवाहक ने राजा का फरमान आगे बढ़ाया। पंग स्वान का चेहरा काला पड़ गया, जिसे पढ़ते ही उसकी रूह तक सूख गई। शांगजियांग क्यून, क्या सच में महाराज हमें पीछे हटने का आदेश दे रहे हैं? उसके पास खड़े जनरल झाओ टोंग ने परेशानी से पूछा। यान को मिटाने का ये अंतिम मौका है। सिर्फ एक आखिरी ब्रेक थ्रू और पूरा यान खूबसूरत इतिहास बन जाएगा। जनरल झाओ, पंग स्वान ने गहरी सांस ली। ना मैं पीछे हटना चाहता हूं, ना महाराज, पर चिन ने जिन्यांग कब्जा कर लिया। जनरल लियनपो युद्ध में शहीद हो गए। अगर हम घर लौटकर रक्षा नहीं करते तो झाओ का अंत निश्चित है। झाओ कोंग दांतों तले होठ दबाकर बोला, सिर्फ युयांग बचा है। इतने दिनों से हम जान देकर ये दीवार तोड़ रहे हैं। हमारे कितने अफसर और सैनिक शहीद हो गए और अब हम यूं ही लौट जाएं? पता है जनरल, पंग स्वान ने दुखी स्वर में कहा, पर चाहे बर्दाश्त हो या ना हो, हमें लौटना ही पड़ेगा, वरना चिन हमें मिटा देगा। फिर उसने वो हाथ उठाया जिसे उठाना वो कभी नहीं चाहता था। पीछे हटने का नारा बजाओ। गोंग की गूंज युयांग के बाहर फैल गई। झाओ की फौज जो अभी तक नगर पर धावा बोल रही थी, ठीक ढंग से पीछे हटने लगी। युयांग की दीवारों पर खड़े धातु के कवच में लिपटे यानदान ने हैरानी से कहा, झाओ की फौज अचानक पीछे कैसे हट रही है? ये पंग स्वान के स्वभाव जैसा नहीं लगता। शायद, युएचंग ने गंभीर सुर में कहा, चिन ने झाओ के दिल पर हमला किया है। हम इतने दिनों से झाओ से कोई खबर नहीं पा सके क्योंकि पंग स्वान ने सब रास्ते बंद कर दिए थे। शायद वहां सच में कुछ भारी घटा है। यानदान की आंखों में एक चमक आई। निश्चित रूप से कुछ हुआ होगा, वरना पंग स्वान कभी वापस नहीं हटता। मैं कहता हूं, ये सही वक्त है। हम तुरंत फौज लेकर उनका पीछा करें और उन्हें भारी चोट पहुंचाएं। नहीं, यानदान ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। क्राउन प्रिंस का क्या मतलब है? युएचेन हैरान हो गया। 1. पंग स्वान की फौज अनुशासित है। उनका पीछे हटना सुथरा और सजा हुआ है। उन्हें पीछा करके हम ज्यादा फायदा नहीं उठा सकते। 2. अगर हम झाओ को भारी नुकसान भी दे दें तो क्या ये हमारे लिए वास्तव में अच्छा होगा? अगर चिन ने झाओ को निगल लिया तो एक दिन हमारे यान को और ज्यादा डर बैठेगा। यिंग झेंग, वो आदमी एक भेड़िए से भी ज्यादा खतरनाक है। चैप्टर 243, चैप्टर 127। वांग यान शाह विलेज पहुंचता है। मिसेस झाओ का जोर का सन्नाटा। यानदान की आवाज से ही समझ आ रहा था कि उसके दिल में नफरत भी है और डर भी, और वो डर जाओ यान से ज्यादा इंगजेंग के लिए था। उसके नज़र में इंगजेंग एक ऐसी हस्ती थी जो जाओ यान से भी ज्यादा खतरनाक थी, और अगर जाओ राज सच में तबाह हो जाए तो उनका पड़ोसी यान राज सबसे पहले खतरे में पड़ जाएगा। क्राउन प्रिंस, लेकिन हमारी यान और किन तो अब साथी हैं। किन ने हमारी मदद के लिए सेना भेजी थी।
अगर हम अब जाओ सेना का पीछा कर उन्हें ना मारेंगे तो क्या किन का राजा गुस्सा नहीं होगा? सीनियर जनरल, इंगजेंग और पूरी किन जाओ से भी ज्यादा भयानक है। रही बात इस साथ की, तो वो हमारी अपनी राजनीति और राष्ट्रीय शक्ति के बदले मिला है। हमारी यान किन पर कोई एहसान नहीं करती। यानदान की आवाज ठंडी पर सख्त थी। मेरी बात सुनो, पीछा मत करो। जाओ सेना को खुद ही वापस जाने दो। हम धीरे धीरे वो सारी शहरों को वापस ले लेंगे जो जाओ ने हमसे छीन लिए थे। अपनी पूरी जमीन वापस पा लेंगे। और अगर जाओ सच में नष्ट हो जाने के किनारे आ जाए तो शायद हम भी उनके राज में दहल कर कुछ शहर कब्जा कर सकें। उसकी आंखों में लालच और मकसद दोनों चमक रहे थे। इस बात की खबर हमारे महाराज को देनी चाहिए। योचेंग अभी भी असमंजस था। यानदान ने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा। मेरी जगह फैसला तुम नहीं लोगे। मेरी आज्ञा के बिना जाओ सेना से लड़ना मना है। सिर्फ उन्हें यान की सीमा से बाहर ढकेल दो। योचेंग ने मजबूरी में हाँ में भर दी। आदेश का पालन होगा। इंगजेंग, तुमने अपना वादा तोड़ा। हमारी यान ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इतने लोग मरे। मैं तुम्हें कभी जाओ राज को खत्म नहीं करने दूंगा। एक दिन तुम्हें इसका पछतावा होगा। यानदान ने दांत कस लिए और दोनों मुट्ठियां भींच गईं। टाइट्री टेरिटरी। सीमा पर स्थित बॉर्डर सिटी में लीमू ने अभी अभी पहुंची राज्य आज्ञा पढ़ी और उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। सीनियर जनरल, क्या हुआ? उसके उपसेनापति सीमा शांग ने पूछा। महाराज का आदेश है कि 3 महीने के अंदर मुझे किन सेना को कुचलना होगा, नहीं तो मेरा सेनाधिकार छीन लिया जाएगा। लीमू ने भारी आवाज में कहा। सीमा शांग का रंग उड़ गया। महाराज ऐसी अन्याय की बात कैसे कर सकते हैं? क्या उन्हें पता नहीं मेंगवू कैसे आदमी है? 3 महीने में मेंगवू को हराना, ये तो नामुमकिन है। मेंगवू खुद हमला नहीं करता। हम अटैक करें तो वो पीछे हट जाता है, हम वापस आएं तो वो बढ़ाता है। ऐसे में हम जीतेंगे कैसे? ये तो सीधा सीधा महाराज की तरफ से आपको निशाना बनाना है। सीमा शांग गरज उठा। लीमू ने गहरी सांस ली। किन की योजना सिंपल है। वो मेंगवू की सेना से हमें बांध कर रखना चाहते हैं। हम बाहर निकलते हैं तो वो पीछे हट जाते हैं, हम लौटते हैं तो वो आगे आ जाते हैं। एक ऐसी गुत्थी जिसका कोई हल ही नहीं। फिर क्या करना होगा? सीमा शांग ने पूछा। लीमू की आंखों में शब्द शब्द दृढ़ता चमकी। हमला। जब महाराज चाहते हैं कि हम अटैक करें तो हम उनकी इच्छा पूरी करेंगे। किन आए तो हम जान लगा देंगे, और अगर वो हमारी जमीन में घुस सकते हैं तो हम भी उनकी जमीन में घुसेंगे। लीमू के स्वभाव की एक बात सबको पता थी। वो महान युद्ध नीति का माहिर था, पर उतना ही जिद्दी भी। किन, सिंजियांग, रॉयल पैलेस। फुसू और हानफे लौट चुके थे। सो तुम दोनों जाओफेंग से मिलाए? इंगजेंग ने सिंहासन पर बैठे हुए बिना अपनी पर्चियां देखना बंद किए पूछा। जी महाराज, फुसू ने कहा। कैसा लगा तुम्हें वो? इंगजेंग ने सर उठाकर फुसू की तरफ देखा। लोगों ने बहुत कुछ सुना था जाओफेंग के कारनामे के बारे में, पर राजा ने कभी उससे मुलाकात नहीं की थी, इसलिए उसकी जिज्ञासा स्वाभाविक थी। जनरल जाओ कुछ अलग ही प्रकृति के हैं, थोड़ा आज़ाद मिजाज और थोड़ा घमंडी भी। फुसू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इंगजेंग हल्का सा मुस्कुरा दिया। जिस उम्र में वो इतने वीर और काबिल बन गए हैं, घमंड तो होना ही चाहिए। काबिलियत के साथ घमंड सही लगता है, पर बेकाबिलियत का घमंड सिर्फ बेवकूफ़ी है। पिताजी सही फरमाते हैं। जो मैंने देखा, जनरल जाओ एक बेशुमार प्रतिभाशाली सेना नायक है। भविष्य में किन के लिए और बड़े काम करेंगे। इंगजेंग ने फिर हानफी की तरफ देखा। मंत्री हान, तुम पहले भी जाओफेंग से मिले थे। क्या इस दफा जाने का एक कारण पुरानी दोस्ती भी थी? हानफे मुस्कुरा उठा। जी महाराज, थोड़ा पुरानी यादें ताज़ा करनी थी, पर मैंने वो काम भी कर दिया जो महाराज ने मुझे दिया था। मैंने जनरल जाओ से पूछा कि उनकी इच्छा क्या है, पर मैं पक्का नहीं हूं कि महाराज उसे देने के लिए तैयार होंगे। हम दे पाएंगे या नहीं? इंगजेंग का उत्सुकता बढ़ गया। क्या मांगा उसने? ब्लड गिनसिंग, हानफे ने कहा। इंगजेंग सचमुच चौंक गया। बड़ी हिम्मत है।
वो संपत्ति तो हमारे किन का अनमोल खजाना है। पहले 2 थे। जब किंग वू टांगों के नीचे ट्राइपॉड में कुचल गए थे तो उन्हें बचाने के लिए एक ब्लड गिंसिंग इस्तेमाल की गई थी। उसकी वजह से ही किंग जाओशांग वापस आकर गद्दी पर बैठ सके। अब सिर्फ एक ही बची है। जनरल जाओ वाकई में बहुत हिम्मती हैं। हानफे हंस पड़ा। वो चाहता क्या है? इंगजेंग ने पूछा। उन्होंने कहा कि उनकी माँ की तबीयत उनके और उनकी बहन के जन्म के बाद बहुत कमज़ोर हो गई थी। वो ब्लड गिंजिंग से उनकी माँ का शरीर मजबूत बनाना चाहते हैं। इंगजेंग ने धीरे से सर हिला दिया। वाह, एक सच्चा स्नेह भरा पुत्र। जब इरादा इतना शुभ है तो फिर मैं भी इनकार कैसे करूं? जाओ गाओ। इंगजेंग की आवाज़ गूंजती हुई महल में गूंजी। दास हाजिर है। जाओगाओ तुरंत झुका। राज्य आज्ञा सुनाओ। राज्य भंडार से ब्लड गिंसिंग निकाला जाए, शाह की रक्षा सेना उसे शाक्यू तक सुरक्षित ले जाए और उसे जाओ फेंग की माता को प्रदान किया जाए। इंगजेंग का स्वर गंभीर, राजसी और दृढ़ निश्चयी था। चैप्टर 244 चैप्टर 127 वांग यान सा विलेज पहुंचती है। मिसेस जाओ का जोर का सन्नाटा पार्ट 2। पिताश्री, फूसू ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, ये ब्लड जिनसेंग तो अनमोल है, क्या आप वाकई उसे उन्हें देने वाले हैं? जब जाओ फेंग ने पहली बार ये मांग रखी थी, फूसू को लगा था यिंगजेंग कभी नहीं मानेंगे। ब्लड जिनसेंग एक ऐसी जीवन रक्षा अमृत औषधि थी जो राजाओं के खजाने का सबसे बड़ा खजाना माना जाता था। बीच के कितने ही मंत्रियों ने इसे मांगा, पर कभी किसी को नहीं मिला। ब्लड जिनसेंग एक निर्जीव वस्तु है, यिंगजेंग ने धीमे पर दबदबे वाले स्वर में कहा। पर जाओ फेंग का महत्व किन के लिए अनमोल है। उससे अपनी माँ के लिए सेवा करने दो और हमारे लिए उसकी वफादारी और मजबूत होगी। दाकिन के महाराज वास्तव में दूरदर्शी हैं, हनफेई ने प्रशंसा भरे नज़रों से कहा। लेकिन अंदर ही अंदर अब हनफेई सच में समझ गया था कि यिंगजेंग क्यों दुनिया का सबसे भयंकर राजा कहा जाता है। फिर भले ही ब्लड जिनसेंग एक देव समान खजाना हो जो विदेशी राजाओं तक ने मांगा पर मना किया गया, पर यिंगजेंग एक साधारण प्रजा को दे देने को तैयार हैं। कोई राजा इतना विशाल हृदय नहीं, जिस हाथ में पूरी राज सत्ता हो, जो लाखों के सेना चलाता हो, जो मंत्रियों और सेनापतियों को एक नज़र में झुकने पर मजबूर कर दे। ऐसे राजा के सामने दुनिया एक दिन झुके भी ही। मैं अब सब समझ गया, हनफई ने गहरे मन से सोचा। जाकर तैयारी करो, यिंगजेंग ने हाथ हिलाकर हुक्म दिया। दास आज्ञा का पालन करता है। जाओगाओ ने झुकते ही सामने से हटकर निकल गया। अतिशय संभव है कि महाराज तक खबर पहुंच चुकी होगी कि गिनयांग गिर चुका है। हमारी दाकिन एलीट सेना अब और आगे पूर्व की तरफ बढ़ सकती है। जाओ का राजा चाहे कितना ही जोर लगा ले, इस दफा उसे यन से अपनी सेना वापस लेनी ही पड़ेगी। फूसू, यिंगजेंग ने अपने बेटे की तरफ मुश्किल नज़र से देखा। अगर जाओ यन से पीछे हटेगा तो क्या तुम्हें लगता है यन उनका पीछा करेगा? फूसू ने तुरंत समझ लिया, ये एक परीक्षा थी। वो गंभीर हो गया, थोड़ी सोचकर बोला, साल के आरंभ में यन ने किन से मदद मांगी थी। किन ने सेना भेजकर उन्हें बचाया और दोनों के बीच गठबंधन बना। ऐसे में अगर जाओ वापस हटेगा तो यन बदला लेने का मौका नहीं छोड़ेगा। वो उनका पीछा करेंगे और जाओ सेना को एक भारी चोट देंगे। पर फूसू के बात बोलते ही यिंगजेंग ने निराशा से सर हिला दिया। पिताश्री, क्या मेरी बात गलत थी? फूसू बिल्कुल भौचक्का सा रह गया। गलत नहीं, हनफे ने बीच में कहा, पर बहुत सादी सोच है। तो किन ने धर्म के नाम पर यन की रक्षा की, ये बात सही है, पर क्या इससे मूलभूत गठबंधन बन जाता है? फूसू ने जवाब दिया, अपनी बात पर अटका हुआ। राजकुमार, हनफई ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, आप बहुत भोले हैं। राष्ट्र के बीच कोई गठबंधन कभी टूटता नहीं, बल्कि हमेशा बदलता रहता है। जिस समय किन ने यन की मदद की थी, उससे पहले महाराज ने जाओ के साथ भी एक संधि करी थी। सब कुछ राष्ट्रहित पर निर्भर करता है। हित ना टकराएं तो दोस्ती टिकती है, हित टकराएं तो गठबंधन बस कागज का टुकड़ा होता है। ये कहकर हनफई ने अंदर ही अंदर एक सांस ली। राजकुमार फूसू अच्छा मनस है, दयालु है, पर वो कभी भी उन राजाओं की तरह नहीं बन सकते जो देश को बढ़ाते हैं, युद्ध जीतते हैं।
और बिगड़ती स्थितियों को संभालते हैं। मतलब यन हमारा साथ तोड़ सकता है? फूसू ने भावुक होकर पूछा। साथ तोड़ना नहीं, वो बस जाओ सेना को शांति से वापस जाने देंगे, पीछा नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए किन जाओ से कहीं बड़ा खतरा है। अगर हमने जाओ को सच में तबाह कर दिया तो यन रात दिन बेचैन रहेगा। फूसू ने गहरी सांस ली, उसका चेहरा गंभीर हो गया। कृतज्ञता मंत्री, उसने विनम्रता से कहा। मंत्री हन, यिंगज़ेंग ने अचानक पूछा, तुम फूसू के गुणों का क्या मूल्यांकन करते हो? हनफई कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, राजकुमार की स्वाभाविक क्षमता अच्छी है, पर उनकी सोच एक दायरे में बंद हो चुकी है और वो मेरे रास्ते से बिल्कुल अलग चल पड़ते हैं। हनफई ने तुरंत समझ लिया। यिंगज़ेंग चाहते थे कि वो फूसू के गुरु बन जाए, पर हनफई इतना मूर्ख नहीं था। ये सीधा राजगद्दी की लड़ाई में पैर रखना होता, और उसका लक्ष्य सिर्फ एक था, वो एकीकृत दुनिया देखना, जिसका जिक्र ज़ाओ फेंग ने किया था। यिंगज़ेंग ने उसकी आंखों में सब समझ लिया, पर जोर नहीं दिया। दुर्भाग्य है, वो सिर्फ इतना बोले। राजकुमार के पास चुनियो युए जैसे अच्छे गुरु हैं, निश्चित रूप से वो सफल होंगे। हनफई ने तुरंत मुस्कुराकर जोड़ दिया। चैप्टर 244, चैप्टर 127, वांग यान सा विलेज पहुंचती है। मिसेस जाओ का जोर का सन्नाटा, द पार्ट 2। हड़ा 1 2 3। तुम दोनों अब 2 महीने के हो गए हो और कुछ महीने में चलने लगोगे। शायद तब तुम्हारे पिताजी भी वापस आ जाएंगे। बच्चों के जन्म के बाद वांग्यान वास्तव में एक नए रूप में आ गई थी, अब पूरी माँ बन चुकी थी। येनार, मैंने तुम्हारे कहने पर सारे प्रहरी ढूंढ लिए हैं। चैप्टर 245, चैप्टर 127, वांग यान शाह विलेज पहुंची, मिसेस झाओ का जोर का झटका, पार्ट 3। अब बताओगी कि तुम करने क्या वाली हो? मिसेस वांग ने धीरे कदम रखते हुए पूछा। उनकी नज़र वांग यान पर टिक गई। मदर, मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं झाओ फेंग के गांव जाऊं, उसकी माँ और बहन से मिलने। तो ठीक है, मदर भी तुम्हारे साथ चलेंगी। मदर, लियर भी तो घर पर है, आपको उसके साथ रहना चाहिए। शाओजू काउंटी दूर जरूर है, लेकिन मेरे साथ गार्ड्स होंगे और पेन के कानून इतने सख्त हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। वांग्यान मुस्कुराई। फिर तुम वापस कब आओगी? मिसेस वांग ने पूछा। सिचुएशन पर डिपेंड करता है। झाओफेंग काफ़ी टाइम से घर नहीं आया। मैं दाबा और एरबाओ को ले जाकर उनकी दादी का साथ दूंगी। वांग्यान ने प्यार भरी नज़र से अपने बच्चों को देखा। अच्छा, ध्यान से जाना और पहुंचते ही संदेश भेजना। डोंट वरी मदर। वांग्यान सीधी और प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ बोली। फिर बच्चों की तरफ देखकर उन्होंने हल्का सा हंसकर कहा, जल्दी ही तुम दोनों अपनी दादी और बुआ से मिलने वाले हो। शाओचू काउंटी, शाह विलेज। वक्त तेज भाग रहा था। ये छोटा सा गांव हमेशा से शांत था, लेकिन आजकल का शाह विलेज पहले से कई गुना ज्यादा खुशहाल दिख रहा था। झाओफेंग का नाम पूरे पिन में मशहूर हो चुका था। वो सबसे कम उम्र का मेन जनरल था और शाओचू काउंटी के लोगों के लिए तो वो किसी देवता से कम नहीं था। शाह विलेज का नाम उनके साथ ही चमक उठा था। बाहर के लोग भी यहाँ आ बसने लगे थे। कई परिवार अपनी बेटियों की शादी शाह विलेज के लड़कों से करवाना चाहते थे। कहते हैं जब एक आदमी ऊंचा उठता है तो उसके कुत्ते मुर्गे तक स्वर्ग पहुंच जाते हैं। शाह विलेज उसी कहावत को सच कर रहा था। अरे बोला था ना तुमसे, फिर से हमारे गांव में गवर्नर आए हैं। इस साल ये 5वीं बार है। पूरे शाओचू में ऐसा कौन सा गांव है जहां गवर्नर बार बार आए? सिर्फ हमारा शाह विलेज, एक गांव वाला गर्व से बोला। हाँ बिल्कुल, हमारे गांव का लड़का झाओफेंग अब मीन जनरल है, वो भी पिन का सबसे जवान जनरल। जनरल 100 आदमियों को लीड करता है क्या? अरे नहीं, 100 मैन कमांडर सिर्फ 100 आदमियों को संभालता है, पर मेन जनरल 1 लाख सेना उसके नीचे होती है। झाओ लड़का इतना पावरफुल है। जरूर हमारे गांव के हर घर को झाओ परिवार ने जमीन दी है, रेंट भी आधा है दूसरे गांव के मुकाबले। बहुत बढ़िया बात है, एक बाहरी मेहमान ने जलन के साथ कहा। जब एक शानदार कैरेज सैकड़ों प्रीफेक्चर सोल्जर्स के साथ गांव में दाखिल हुआ तो सबकी नज़र उस पर जम गई। गांव वाले फक्र से फूल गए और बाहरी लोगों का हंसी मतलब कि उनका मुंह खुला का खुला रह गया।
शाइन नैन का जाइंट शो रे मिसेस झाओ, मैं फिर से अच्छी खबर लेकर आया हूँ। यान बिंगले अंदर आते ही जोर से आवाज लगाई। गवर्नर यान। मिसेस झाओ और उनकी बेटी खुशी से मुस्कुराते हुए सामने आई। अब वो काफी परिचित हो चुके थे। इस बार तो बहुत ही खास खबर है, यान बिंग बोला। गवर्नर, इतनी देर से घुमा फिरा कर क्यों बोल रहे हैं? खबर बताओ। ले आओ, यान बिंग ने हुक्म दिया। एक प्रीफेक्चर सोल्जर ब्रोकेड बॉक्स लेकर आया। ये क्या है? मिसेस झाओ हैरान होकर बोली। मिसेस झाओ, क्या आपने ब्लड जिनसेंग का नाम सुना है? ब्लड जिनसेंग? मिसेस झाओ की आंखें अचानक बड़ी हो गई। क्या क्या वो सीम ब्लड जिनसेंग? आपको काफी पता लगता है, यान बिंग ने हंसा। मेरा परिवार तबीब का था, कैसे नहीं जानूंगी। ब्लड जिनसेंग तो वो स्पिरिचुअल मेडिसिन है जो मरने वाले को भी जिंदा कर दे। क्या क्या इस बॉक्स में सच में वही है? यान बिंग ने बॉक्स खोला। एक लाल ताजगी से भरी जिनसेंग चमक उठी। खुशबू हवा में फैल गई। ये तो रॉयल पैलेस का सुप्रीम ट्रेजर है। यहाँ कैसे? मिसेस झाओ बेहद शौक में थी। ये सब आपके बेटे जनरल झाओ का करम है, यान बिंग ने कहा। उन्होंने किंग से विशेष अनुरोध किया क्योंकि आपकी तबीयत दोनों बच्चों के जन्म के बाद कमजोर हो गई थी। ग्रेट किंग ने तुरंत ब्लड जिनसेंग दे दिया। इतना दुर्लभ खजाना किसी को नहीं मिलता, पर जनरल झाओ के लिए किंग ने खुद दिया। मिसेस झाओ की आंखों में गहरी भावना थी। वो जिनसेंग उन्हें पहले भी दिखी थी। उसने वो ब्रदर जेंग के हाथों देखी थी। अचानक उनकी यादें बीते दिनों में लौट गईं। डूंगर, यांग यिंगजेग ने जिनसेंग हाथ में लेकर शान से कहा, ये रॉयल पैलेस का सबसे बड़ा ट्रेजर है, हर बीमारी ठीक कर देता है। और हम इसका क्या करेंगे? शाया डूंगर ने पूछा। फ्यूचर में जब तुम मेरे लिए एक मोटू सा बेटा पैदा करोगी तो कमजोर पड़ जाओगी, तब ये तुम्हारे काम आएगा। यिंगजेंग ने मुस्कुराकर छेड़ा। शाया डूंगर लाल पड़ गई और भाग गई। डूंगर, तुम मेरा बेटा नहीं पैदा करोगी? यिंगजेंग हंसते हुए उसके पीछे भागा। मिसेस झाओ ने आंखें बंद कर लीं। कौन सोच सकता था कि ये जिनसेंग इतने सालों बाद इतनी दूर फिर मेरे पास लौट आएगी। बहुत बधाई हो मिसेस झाओ, यान बिंग बोला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर। तभी 100 मैन कमांडर भागते हुए आया। गवर्नर, बाहर एक कैरावैन आई है। कहते हैं कि वो मिसेस झाओ से मिलने आए हैं। उनके गार्ड्स देखने में सैनिक लगते हैं, कोई आम लोग नहीं है। कैरावैन? यान बिंग हैरान हुआ। मिसेस झाओ क्या जनरल के और भी परिचित हैं? उसने पूछा। फेंग फौज में गया तब से हम नहीं जानते कि वो किन लोगों से मिलता है, मिसेस झाओ ने कहा। तभी हाउसकीपर भागता हुआ आया। मैडम, बाहर कोई मिलना चाहता है। कहते हैं वो शिक्सियांग रॉयल मैंशन से आए हैं और आपकी बहू हैं। रॉयल मैंशन? झाओइंग ने शौक में कहा। तो क्या गवर्नर की बात सच थी? मिसेस झाओ के भी होश उड़ गए। क्या सच में फेंग का रिश्ता वांग जैन की बेटी से फिक्स हो गया है? चलिए देखते हैं, मिसेस झाओ ने तुरंत कहा। यान बिंग भी साथ हो लिया। मैंशन के बाहर वांग यान एक सुंदर ब्लैक रेड गाउन में खड़ी थी। बाल बिल्कुल शादीशुदा महिलाओं की तरह सजाए हुए। 2 बच्चों की मां होने के बावजूद वो पहली बार अपनी ससुराल वाले से मिलने आई थी और नेचुरली थोड़ी घबराहट थी। जब मैंशन से कदम की आड़ाहट आई तो मिसेस झाओ बाहर निकली। उनकी नज़र तुरंत वांग यान पर टिक गई। कितनी खूबसूरत है, क्या ये मेरी बहू हो सकती है? झाओ इंग ने धीरे से सांस लिया। ये तो किसी भी नोबल लेडी से कम नहीं लगती। पर मिसेस झाओ ने अभी कंफर्म नहीं किया। ये सब सुनी सुनाई बातें थी, प्रूफ चाहिए था। उधर इधर वांग यान ने भी उन्हें देख लिया। ये झाओ फेंग की माँ होंगी। इनका ऑरा तो किसी आम गांव वाली माँ जैसा नहीं, बहुत ही रिफाइंड। और ये लड़की उनकी बेटी होंगी, बिल्कुल गांव की नहीं लगती। वांग यान ने जैसे ही मिसेस झाओ और उनकी बेटी को देखा, उनके दिमाग की सारी अजम्पशंस एक पल में टूट गईं। उन्होंने सोचा था उनकी फ्यूचर मदर इन लॉ एक सिंपल सी गांव की औरत होंगी और सिस्टर इन लॉ भी कुछ ऐसी ही। पर एक ही नज़र काफ़ी थी ये समझने के लिए कि वो बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। वांग यान, जो रॉयल कैपिटल में बड़ी हुई थी, एक नज़र में पहचान सकती थी। ये आदत, ये तहजीब, ये किसी पुराने शाही खानदान की ही हो सकती है। उनके सामने खड़ी मिसेस झाओ में एक नर्म लेकिन गहराई वाली शाही ऑरा थी।
और जाओइंग, उनके पास खुद वांग्यान की तरह ही एक एलिगेंस थी, शायद उससे भी ज़्यादा पवित्र, ज़्यादा आत्मिक। जब वांग्यान अपने थॉट्स में उलझी हुई थी, तभी मिसेस झाओ ने हल्का सा पूछा, तुम कौन हो? वो कंफर्म करना चाहती थी, क्या ये सच में उनके बेटे की होने वाली पत्नी है? वांग्यान आगे बढ़ी और बहुत इज्जत से बोली, आंटी, क्या आप जाओ फेंग की माँ हैं? जी हाँ। मिसेस झाओ ने हल्का सा सर हिलाया। कंफर्मेशन मिलते ही वांग्यान ने तुरंत फॉर्मल सल्यूट किया। वांग्यान आंटी को प्रणाम करती है। बस इतना सुनते ही मिसेस झाओ की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने जाओइंग से नजर मिलाई तो बात सच निकली। मिसेस झाओ ने तुरंत नीचे आकर वांग्यान को खुद हाथ से उठाया। अरे उठो बेटा, मैं तो सिर्फ यही सुनती थी कि फेंग का रिश्ता स्यांगयांग रॉयल फैमिली की किसी लड़की से हुआ है। मुझे लगता अफवाह होगी, पर आज देख लिया। धन्यवाद आंटी, वांग्यान ने हल्का सा झुक कर कहा। फिर उन्होंने नजर जाओइंग पर डाली। ये फेंग की बहन होंगी, जाओइंग? सिस्टर इन लॉ, जाओइंग तुरंत आगे आई प्यार से। ये सुनते ही वांग्यान के चेहरे की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। यिंग, मैं तुम दोनों के लिए और आंटी के लिए कुछ गिफ्ट्स लाई हूँ। वांग्यान ने गार्ड को इशारा किया और गार्ड्स एक एक करके बड़े बड़े बॉक्सेस घर में ले गए। तभी वाह वाह, एक तेज बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। फिर दूसरी। मिसेस झाओ और जाओइंग दोनों हैरानी से कैरेज की तरफ देखा। बच्चे? ये कैसे? कैरेज से 2 मेड्स नीचे आईं और वांग्यान के पास आकर बोली, मिस, यंग मास्टर और यंग मिस जाग गए हैं। वांग्यान के चेहरे पर एक चमक सी आ गई। वो तुरंत आगे बढ़ी। ये दोनों मेरे भाई के? जाओइंग ने धीरे से कहा। मिसेस झाओ की सांसें ही रुक गईं। उनकी आंखें दोनों स्वॉडल्ड इन्फेंट्स पर अटक गईं, इलाही उम्मीद से भरी हुई। वांग्यान ने मेड्स को पास बुलाया और धीरे से कहा, आंटी, ये दोनों बच्चे जाओ फेंग के हैं। लगभग 3 महीने के हो चुके हैं। ये आपके पोता और पोती हैं। बस इतना सुनते ही मिसेस झाओ का चेहरा बदल गया। शॉक, यकीन न होना और फिर बेहद गहरी खुशी। फेंग फेंग के? उनकी आवाज कम से भर गई। एक कदम आगे बढ़ते हुए वो दोनों बेबीज को देखकर फिदा हो गई। ये मेरा पोता है? जी हाँ, वांग्यान मुस्कुराई। ये बड़ा वाला बेटा है और ये बेटी, ड्रैगन फिंग ट्विंस। बहुत अच्छा, फेंग तो सच में बहुत भाग्यशाली है। मेरे मेरे पोते पोती, मुझे बच्चे मिल गए। उनके हाथ इतने कांप रहे थे कि पता नहीं कैसे पकड़े। आंटी, एक को गोद में ले लीजिए, वांग्यान ने तुरंत बोला। मेड ने बड़े प्यार से पोता उनके हाथ में दे दिया। मिसेस झाओ ने उसे ऐसे कस के पकड़ा जैसे कोई कीमती रत्न मिल गया हो, बहुत संभाल कर, बहुत प्यार से। जाओइंग अभी भी शॉक में थी। मैं आंटी बन गई। सिस्टर इन लॉ ने भाई को ड्रैगन फिंग ट्विंस दिए, बिल्कुल मेरे और भाई की तरह। मैं एक को गोद में लूं, ये मेरे भाई के बच्चे हैं। उसका दिल एक्साइटमेंट, बिलीफ ना होना, खुशी सब से भर गया। वांग्यान ने उसे देखा, मुस्कुराई। यिंग, अपनी नीस को गोद में नहीं लोगी? मैं ले सकती हूँ, जाओइंग ने अपने कपड़ों का किनारा मुट्ठी में पकड़कर पूछा। बिल्कुल ले सकती हो, तुम उनकी बुआ हो। थैंक यू सिस्टर इन लॉ। इस बार जाओइंग ने दिल से ये शब्द कहे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और मेड से अपनी छोटी सी भतीजी को लिया। कितनी सी है, उसने हल्की सी आवाज में कहा, उसकी आंखों में चमक। ये मेरी नीस है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मिसेस झाओ अपने पोते को देखकर खिल उठी। बिल्कुल फेंग जैसा है जब वो छोटा था, एकदम सेम। मदर, देखे ना, मेरी नीस मुझ जैसी लग रही है क्या? पागल लड़की, बेटियां अपनी माँ पर जाती है, तुम पर कैसे जाएंगी? 2 नए बेबीज के साथ मिसेस झाओ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जाओइंग बुरी तरह नखरे करती हुई बोली, पर रंग खुशी का ही था। चलो कोई नहीं, मेरे पास अब एक नीस है, उसको मैं साथ में लेकर खेलूंगी।
इसी वक्त यान बिंग आगे आया वांगयान को सलाम करते हुए। चैप्टर 247, चैप्टर 128। मेरे पास तो अब पोता पोती है, पार्ट 2। ये कौन है? वांगयान ने मिसेस झाओ की तरफ देखते हुए पूछा। ये हमारे शाओकियो काउंटी के प्रीफेक्चरल गवर्नर हैं, ग्रेट किंग की तरफ से दिया हुआ इनाम लाने आए हैं। मिसेस झाओ ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ओह, तो आप गवर्नर साहब हैं? वांगयान ने तुरंत नमस्कार किया। मिस वांग बहुत विनम्र हैं, यनबिंग ने भी हंसते हुए प्रणाम का जवाब दिया। इस वक्त वो खुद भी काफी एक्साइटेड था। रूमर्स बिल्कुल सच निकले। जाओ फेंग, जनरल वांग जेन का दामाद, ये तो कमाल हो गया। वांग फैमिली से ये रिश्ते, जाओ फेंग का फ्यूचर तो अब आसमान छू लेगा। पहले ही मेन जनरल है, आगे चलकर वो शायद शांगजियांग बनेगा ही। और अगर जाओ फैमिली से संबंध बन गया तो वांग फैमिली का आशीर्वाद तो बोनस ही हो गया। यनबिंग जैसे अनुभवी व्यक्ति को पता था कि ब्यूरोक्रेसी में भी कभी-कभी एक रिश्ते से तकदीर बदल जाती है। पिछले कई सालों से वो बाहर के काउंटी में अटका था। शाक्यू भी कोई अमीर जगह नहीं थी, ऊपर बढ़ने का मौका ऑलमोस्ट जीरो। पर अब जाओ फेंग जैसे चमकते सितारे से संबंध उसके लिए दरवाजा बन सकता था कैपिटल के बड़े पदों का। तभी मिसेस झाओ और जाओ इंग हर एक बच्चे को गोद में लिए खुशी से चमक रही थी। थोड़ा पीछे खड़ी वांगयन उन्हें प्यार भरी नजर से देख रही थी। वो बोलकर बीच में नहीं पड़ना चाहती थी। वो यहाँ आई ही इसलिए थी ताकि जाओ फेंग की माँ पहली बार अपने पोता पोती को देख सके। कुछ देर बाद पीछे खड़ी हाउसकीपर आगे आई और कहा, मैडम, यंग मैडम अभी भी बाहर खड़ी हैं, क्या उन्हें अंदर ले आए? मिसेस झाओ एकदम होश में आई। अरे हाँ। वो तुरंत वांगयान की तरफ मुड़कर बोली, मैं तो बस अपने पोता पोती में ही खो गई थी। यनर, चलो अंदर चलते हैं। उस एक शब्द माँ ने सब कुछ बता दिया। मिसेस झाओ ने दिल से वांगयान को अपनी बहू मान लिया था। वांगयान के चेहरे पर हल्की सी लाली के साथ एक नर्म मुस्कान उभर आई। जी माँ। हाउसकीपर, मेरी बहू के गार्ड्स के लिए अच्छी जगह अरेंज करो और खाने का इंतजाम भी हो। हाउसकीपर तुरंत चल पड़ी। फिर सब आराम से हवेली के अंदर चल दिए। यनबिंग समझदार आदमी था, वो मना करते हुए वहां से निकल गया। ऐसे समय पर अंदर घुसना बेवकूफी होती। जाकर बच्चों के जरूरी सामान खरीद लाओ, सीधा जाओ मेंशन भेज देना, उसने अपने स्टीवर्ड को कहा। जी मिलॉर्ड। ये संबंध हमेशा थमा रहना चाहिए, ये सोचकर यनबिंग और मजबूत होकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। जाओ मेंशन के अंदर। मिसेस झाओ वांगयान को पिछले आंगन में लेकर आई, जहां उनका पुराना छप्पर वाला घर हुआ करता था। यनर, मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाऊं? जी माँ। सिस्टर इन लॉ, आप अभी भी उन्हें आंटी बुला रही हैं? आपने तो मेरे भाई को एक बेटा और एक बेटी भी दे दी। अब तो आप हमारी बहू हैं, उन्हें माँ कहकर बुलाइए। माँ? हाँ। मिसेस झाओ का चेहरा पिघल गया। यनर, चिंता मत करो, फेंग अभी युद्ध में है, मैं उसे बुलावा नहीं भेज सकती। लेकिन जैसे ही वो लौटेगा मैं तुरंत शादी की तैयारी करवाऊंगी, तुम्हें एकदम उचित स्थान मिलेगा। धन्यवाद माँ। सिस्टर इन लॉ, आप और मेरे भाई कैसे मिले? जाओविम की आंखों में क्यूरियोसिटी चमक उठी। सन में। सन में? जाओविम कुछ सेकंड्स के लिए हवस में हो गई। जी, आपके भाई ने मेरी जान बचाई थी। अच्छा, तो आपने लाइफ सेविंग डेट चुकाने के लिए उनसे शादी कर ली? मेरा भाई तो आर्मी गया और वापस एक बीवी ले आया। वांगयान शर्माती हुई बस मुस्कुराई। सच तो ये था कि प्यार का सफर तब शुरू भी नहीं हुआ था, ये सब एक एहसान से शुरू हुआ था। जाओ फेंग ने उसकी जान बचाई, वो जबरदस्ती की शादी से बचना चाहती थी और इस तरह वो उसके साथ बंध गई। यनर, मिसेस झाओ ने कहा, तुमने अभी अभी बच्चे पैदा किए हैं, ऐसे में इतना लंबा सफर करना ठीक नहीं था। माँ, फेंग युद्ध में है, ऐसे में आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज था और आपको पहली बार बच्चों से मिलाना भी जरूरी था। मिसेस झाओ के चेहरे पर स्नेह की कोमल भावना छा गई। उस गिनसेंग का डब्बा कहाँ है? मिसेस झाओ ने एक नौकरानी से पूछा। मैडम, यहाँ। नौकरानी ने तुरंत डब्बा पेश किया। यनर प्यार से बोली, ये वो ब्लड गिनसेंग है जो ग्रेट किंग ने फेंग को दिया था। बहुत ही श्रेष्ठ पोषक औषधि है। मैं दवा बनाने में निपुण हूँ। आज मैं खुद इससे तुम्हारे लिए टॉनिक बनाऊंगी ताकि तुम्हारा शरीर जल्दी से ठीक हो जाए। माँ, ये कैसे हो सकता है? ये तो एक सुप्रीम ट्रेजर है। ग्रेट किंग ने ये फेंग को उसके नेतृत्व और सेवा के लिए दिया था।
चैप्टर 248, चैप्टर 128। मेरे पास तो अब पोता पोती हैं। पार्ट 3। फंग ने बताया था कि बच्चों के पैदा होने के बाद से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम हमेशा कमज़ोर और बीमार सी हो। ये ब्लड जिनसिंग तुम्हारे लिए ही है माँ। वांग्या ने तुरंत मना कर दिया। ये क्या बात हुई? मिसेस झाओ ने सख्ती से कहा। तुम मेरी बहू हो, तुमने मुझे एक साथ 2 पोतियां दी हैं, तुम ही इसे खाओगी? पर माँ, बिल्कुल नहीं, वांग्यान ने जोर दिया। मैं सेना घराने से हूँ, बचपन से ही तलवारबाजी और तालीम लेती आई हूँ। मेरा शरीर मजबूत है, मुझे इतनी कीमती चीज की जरूरत नहीं। दोनों की जिद देखकर पास ही खड़ी झाओइंग बोल पड़ी। माँ, सिस्टर इन लॉ, 1 मिनट। ब्लड जिनसेंग का असर बहुत तेज होता है। एक आदमी के लिए ये काफी स्ट्रांग होगा, पर 2 लोगों के लिए परफेक्ट। ये मुझे संभालने दीजिए, झाओइंग मुस्कराकर बोली। मैं दोनों के लिए ये दवाई बना दूंगी, देखना अब दोनों की तबीयत फूल जैसी हो जाएगी। ये बात तो सही है। मिसेस झाओ ने हाँ में हाँ मिलाई। यानर, हम दोनों ये ब्लड जिनसेंग बांट लेंगे, इस बार मना नहीं चलेगा? जी माँ, धन्यवाद। वांग्यान अब मना नहीं कर सकती थी तो धीरे से सर झुका दिया। बस अब ठीक है। मिसेस झाओ खुश होकर बोली। फिर अचानक उन्हें कुछ याद आया। शियाओलिन। जी मैडम। नौकरानी तुरंत आगे आई। मेरे कमरे के पलंग के नीचे जो ब्रॉकेट बॉक्स रखा है ले आओ। जी। थोड़ी देर बाद वो एक छोटा सुंदर बॉक्स लेकर वापस आई। यानर, ये तुम्हारे लिए है। मिसेस झाओ ने डब्बा नहीं खोला, सीधा वांग्यान का हाथ पकड़कर बॉक्स उसकी जमीन में ना समाते सी हाथों में रख दिया। माँ, ये क्या है? अगर ये बहुत महंगा है तो मैं कैसे ले सकती हूँ? वांग्यान घबरा गई। खुद देख लो, मिसेस झाओ ने प्यार से कहा। वांग्यान ने धीरे से डब्बा खोला। अंदर एक सुंदर सा जेड ब्रेसलेट रखा था, हल्का सा चमकता हुआ। कितना खूबसूरत है, वांग्यान की आवाज में सच्ची तारीफ थी। यानर, तुम आज हमारे घर आई हो। शादी अभी फॉर्मल नहीं हुई है, पर तुमने हमारे परिवार को 1 नहीं 2 बेटियां देकर ऑलरेडी अपनी जगह बना ली है। मेरे पास देने को ज्यादा कुछ नहीं। ये ब्रेसलेट हमारे परिवार की विरासत है। बहुत महंगा नहीं है, पर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आज मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। माँ, आप तो पार्शियलिटी कर रही हैं, झाओइंग ने नखरे से कहा। मैं बचपन से इस ब्रेसलेट को देखकर तरसती रही हूँ और सिस्टर इन लॉ आते ही आपने उन्हें दे दिया। मिसेस झाओ हंसी। तुम्हारी सिस्टर इन लॉ ने मुझे एक साथ 2 पोतियां दी है। इस घर की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर तो वो ही हैं। तुम बस जलती रहो। बात खत्म होने से पहले ही मिसेस झाओ ने ब्रेसलेट निकालकर वांग्यान की कलाई पर पहना दिया। देखो, बिल्कुल फिट आ रहा है। धन्यवाद माँ, वांग्यान ने तुरंत कहा। वैसे क्या मेरी पोतियों के नाम रखे गए हैं? अभी नहीं, वांग्यान ने हल्की सी हंसी के साथ कहा। मैं सोच रही थी कि फंग के लौटने का इंतजार करूं, बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। बिल्कुल ठीक है, मिसेस झाओ ने स्वीकार किया। उनके पिता ही नाम रखेंगे। सिस्टर इन लॉ, आप कितने दिन रुकेंगी? क्या मैं यहाँ हमेशा रह सकती हूँ? वांग्यान ने हल्के से संकोच कर पूछा। जब तक फंग युद्ध पर है, मैं माँ के साथ रहना चाहती हूँ। अरे, मैं तो खुद चाहूंगी। मिसेस झाओ खुशी से चमक उठी। यानर, तुम हमारी बहू हो, ये तुम्हारा घर ही है, जितना चाहो रहो। चैप्टर 249, चैप्टर 129। झाओ राज्य। चारों तरफ जंग की आग भड़क रही थी। जिनयांग के गिर जाने से झाओ का सबसे बड़ा सुरक्षा द्योतक टूट चुका था। लांतेन से निकली किन सेना 3 अलग अलग रास्तों से तेजी से आगे बढ़ रही थी। सिर्फ 1 महीने में झाओ के कई शहर और कस्बे गिरे पड़े थे। पूरा 1/3 जमीन का भाग अब किन के कब्जे में था। पर झाओ भी पूरी तरह हारी नहीं थी। पंगशुआन ने झाओ का सीनियर जनरल 2 लाख से ज्यादा सेना लेकर वुआन सिटी पहुंच चुका था और वहां उन्होंने यानजू की बची कुची सेना भी मिला ली थी। अब वुआन में उनके पास लगभग 3 लाख सैनिक थे। तीनों किन के मुख्य सैनिक दल धीरे धीरे वुआन की तरफ मिशन के लिए जा रहे थे। मेन कैंप टेंट के अंदर जनरल झाओ आ गए हैं, गार्ड कमांडर ने आवाज लगाई। झाओफेंग तेजी से टेंट में प्रवेश किया, 2 डेप्यूटी जनरल्स के साथ। अंदर वांगबेन और यांडुआंग है पहले से मौजूद थे। सीनियर जनरल को मेरा प्रणाम, झाओफेंग ने वांगजियान के सामने झुककर कहा। बैठो। वांगजियान ने हल्का सा मुस्कुराते हुए इशारा किया। धन्यवाद सीनियर जनरल। जनरल झाओ, इस बार तुम्हारी युद्ध गति सबसे तेज रही है, यांडुआंग ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल, वांगबेन ने भी हंसा। तुम्हारी सेना नायकी कमाल की है। झाओफेंग हल्का सा हंसा। आप लोग भी कम नहीं थे,
पिछले महीने अच्छे अच्छे शहर आपने भी जीते हैं। वांगजियान ने हाथ उठा दिया। ठीक है, आपस की तारीफबाजी बाद में, काम की बात करें। जी, सभी एक साथ बोले। वुआन में पंगशुआन ने लगभग 3 लाख सेना जमा कर ली है, जिन्होंने फोर्स्ट मार्च किया है। समझो थके हुए होंगे, पर तब भी सिटी को तोड़ना मुश्किल होगा, बहुत खून बहेगा। वांगजियान ने गहरा सांस लेकर कहा, हम तीनों तैयार हैं सीनियर जनरल। तीनों मेन जनरल्स एक सुर में बोले। एक अच्छी खबर है, वांगजियान ने कहा, वुआनजनयांग जैसा सैनिक किला नहीं है। अगर दीवारें टूट गईं तो अंदर की लड़ाई उतनी कठिन नहीं होगी। हम पहले स्टोन थ्रोअर्स और आर्चर्स का इस्तेमाल करेंगे। पहले अंदर की सेना को कमज़ोर करेंगे, फिर चढ़ाई। झाओ सेना ज़्यादा है पर थकी हुई है। रेमनेंट ट्रूप्स का हौसला भी कम है। मैं एक सुझाव देता हूँ, झाओ सिंह ने आगे बढ़कर कहा। हमें वुआन के 3 गेट्स पर एक साथ हमला करना चाहिए और एक गेट जानबूझकर खुला छोड़ देना चाहिए। एक गेट खुला? वांगजियान की आंखों में हैरानी सी चमकी। जी, झाओफेंग ने मुस्कुराकर कहा। अगर हम उनकी हर राह बंद कर देंगे तो वो मौत तक लड़ेंगे, पर अगर उन्हें भागने का एक रास्ता नजर आया तो वो पूरी जान से नहीं लड़ेंगे। बहुत सही बात, यांडुआंगहेन ने तुरंत बोला। बचने की उम्मीद रखकर सेना का हौसला टूट जाता है। ये युद्ध का सबसे बड़ा इनाम है, गेट तोड़कर अंदर घुसना। जो सबसे पहले दीवार फातेगा वही चीफ मेरिट पाएगा। मैं सदर्न गेट का हमला संभालूंगा, वांगबेन गरज कर बोला। तो मैं ईस्टर्न गेट लूंगा, यांडुआंगहेन ने कहा। मैं वेस्ट गेट। हाँ, झाओफेंग ने काम टोन में कहा। और अंदर ही अंदर, उन दोनों को लड़ने दो। असली ताकत तो मेरे पास ही है। फेट ऑफिशियल सील की वजह से झाओफेंग की सेना सबसे मजबूत थी। अच्छा, वांगजियान ने घोषणा की, कल दोपहर के बाद हम हमला शुरू करेंगे। तीनों जनरल्स एक साथ खड़े हुए। हम अपनी जान देकर भी ये कर्तव्य पूरा करेंगे। कैंप में लौटकर झाओफेंग ने अपने अधिकारियों को बुलाया। कल हम वेस्ट गेट पर हमला करेंगे, वहां मुस्कुराकर बोला। चीफ मेरिट सिर्फ उसको मिलेगी जो सबसे पहले दीवार तोड़ दे। हम जान देकर भी जनरल का साथ देंगे। तोस्वी, झांगहान, वेकवान और लियू वांग बाकी सब गरज उठे। जाओ तैयारी करो। सब नमस्कार करके चले गए। झाओफेंग अकेला रह गया और आंखों में एक जज्बा सा भड़क उठा। अगले ही दिन लगभग 3 लाख चिन सैनिक वुआन सिटी के पूरब, पश्चिम और दक्षिण दरवाजों पर पहुंच चुके थे। लैंटियन कैंप से चिन झाओ पर हमला शुरू करने के बाद राह में उनके काफ़ी शार्प वॉरियर्स शहीद हुए थे, पर जाओ सेना की तुलना में उनका नुकसान बहुत कम था। इस वक्त चिन सेना के पास कुल 2,40,000 सेना प्रकार की फौज वुआन सिटी की दीवारों के सामने तैयार खड़ी थी। सिर्फ एक यूनिट पूरी शक्ति में थी, चिन झाओ के अधीन 1 लाख सैनिक, लेकिन उनमें से 50,000 नए रिक्रूट शार्प वॉरियर्स थे, जो देखने में तो अनुभवी नहीं लगते थे, पर उनमें छुपा हुआ जुनून कुछ और ही था। दूसरे 2 कैंप्स में लगभग 70,000 सैनिक थे। इतने सैनिकों के साथ इतनी मजबूत किले जैसे वुआन पर हमला करना एक बराबरी का मुकाबला लग रहा था। ऊपर से जाओ सेना को फायदा था, वो रक्षा पर थी। ऐसी स्थिति में जाओ सेना कभी पहल नहीं करती। चूंकि उन्होंने पहल छोड़ दी थी, अब चिन के पास कोई रास्ता नहीं, हमला करना ही पड़ेगा। ये जंग सिर्फ फौज की ताकत का नहीं, बल्कि 2 देशों की साहस तक की क्षमता का इम्तिहान थी। जिस तरफ की ताकत टूटेगी, वो पूरी तरह बिखर जाएगी। सीनियर जनरल पंगसुएन के एक विश्वस्त पात्र अधिकारी ने रिपोर्ट दी। चीन सेना ने अपने 3 मुख्य कैंप्स के हिसाब से 3 दिशाओं में सेना बांट दी है, पूरी तैयारी के साथ हमला करने के लिए। 3 दरवाजों पर हमला और एक को खुला छोड़ दिया। इससे हमारी पीछे हटने की राह नहीं कटेगी, पर अगर दीवार टूट गई तो हमारी हिम्मत बिखर जाएगी। पंगसुएन धीमी पर ठंडी आवाज में बोला। वांगजियान, तुम्हारी सोच वाकई तेज है, पर मैं पंगसुएन तुमसे डरने वाला नहीं। आदेश सुना दो, उसने हुक्म दिया। जाओ कोंग वेस्ट गेट, यंगजू ईस्ट गेट, जाओली साउथ गेट। हर जनरल के पास 80,000 सैनिक होंगे। मैं खुद 60,000 की सुपरवाइजरी आर्मी के साथ नॉर्थ गेट संभालूंगा। ये जंग मौत तक चलेगी। जो बिना आदेश के पीछे हटेगा, फांसी दी जाएगी। आदेश पालन किया जाएगा, अधिकारी तुरंत बोला। वांगजियान, पंगसुएन की नजरें सख्ती से चमकी। लियनपो मर चुका है, पर मैं पंगसुएन उससे कम नहीं। वुआन यहीं रोक दूंगा, चीन यहीं रुक जाएगी। तभी वुआन सिटी के तीनों दरवाजों से एक वीरभ्रांत से भरी गरज उठी। द किन एलीट सोल्जर्स! हवा हवा हवा! और फिर आसमान फटने लगा। बूम बूम बूम!
वुश वुश वुश, सैकड़ों स्टोन थ्रोअर से बोल्डर्स आसमान छूते हुए वुआन सिटी पर टूट कर गिरने लगे। ऊपर से आसमान से ऐसे लग रहा था जैसे पत्थरों की आंधी आ रही हो। साथ ही तीरों की बारिश चल पड़ी। चिन सेना का अडिग नियम, पहले तीरों की दहशत, फिर सेना की तूफानी चढ़ाई। तीनों गेट्स पर चिन के आर्चर्स रेंज से बाहर सुरक्षित खड़े थे और बिना रुके तीर बरसा रहे थे। वेस्ट गेट पर चिनजाओ अपने रथ पर शांत खड़ा था, सामने 30,000 आर्चर्स के तीरों की धार देखते हुए। दोपहर के बाद हम सीधा हमला करेंगे, उसने घोषणा की। तू सुई जांघान दोनों उपस्थित हैं, उन्होंने तुरंत जवाब दिया। तू सुई, तुम 50,000 सैनिकों के साथ मेरे पीछे हमला करोगे, तथा जांघान, तुम 50,000 सैनिकों के साथ तुरंत हमारी पिछली पंक्ति संभालोगे। दीवार पर चढ़ाई के दौरान फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। क्या सारे सीज मशीन्स तैयार हैं? जनरल, सब तैयार हैं, तू सुई ने तुरंत जवाब दिया। 300 लैडर्स और 30 बैटरिंग रैम्स सब मोर्चे पर खड़े हैं। हमारे तीर भी काफी हैं, दोपहर तक झाओ सेना दबी रहेगी, जांघान बोला। अच्छा। चिन झाओ ने बूर वुआन सिटी को तीखी नजर से देखा। 3 कैंप्स एक साथ हमला कर रहे हैं। जो सबसे पहले दीवार तोड़ देगा, सबसे बड़ा सम्मान उसी का होगा। मेरी सेना, ये सारा गौरव हमारे नाम होगा, तू सुई और जांघान ने एक सुर में कहा। जनरल, हम जान देकर भी आपका साथ देंगे। चिन झाओ के लिए ये जंग जिनयांग जैसी नहीं थी। यहाँ वो पीछे हटने वाला नहीं था। यहाँ उसने शत्रुओं को काटना था, उनके एट्रीब्यूट्स लेना था और सबसे बड़ी बैटल मेरिट्स जीतनी थी। उसका लक्ष्य एक ही था, सांगजांगपन बनना, और इस पद के लिए बैटल मेरिट्स ही उसकी सीनियरिटी का जरिया थी। अगर आज वो वुआन सबसे पहले तोड़ दे, अगर कल वो हंदान फतेह कर ले, अगर वो जाओ का राजा पकड़कर चिन ले आए, तो उसका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इस दौरान तीरों और पत्थरों के टूटते न रुकने वाली बारिश के नीचे जाओ सेना अंदर से हिल रही थी। चिन की तरफ कोई नुकसान नहीं, पर जाओ सेना हर पल कमजोर हो रही थी। छुपो, जल्दी छुपो, ढाल वालों आगे आओ, बाकी सब छज्जों के नीचे जाओ, हटो हटो। पंग सुवैन ने तीरों का अंदाजा तो लगाया था, पर चिन का वर्षा किसी तूफान से कम नहीं। जनरल, एक डेप्यूटी ने झाओ कॉन्ग से पूछा, चिन सेना ने अभी जमीनी हमला शुरू नहीं किया, उनकी योजना क्या है? चौकन्ना ना रहो, चिन हमेशा पहले ऐसे ही दबाव बनाती है, फिर इसी गति से दीवार तोड़ देती है। सीनियर जनरल का आदेश है, ये जंग मौत तक चलेगी, कोई पीछे नहीं हटेगा, जो हटेगा सर काट दिया जाएगा। समय बीत रहा था। चिन झाओ अभी भी रथ पर खड़ा था, दोपहर का इंतजार करते हुए। आसमान में सूरज बीच में आ चुका था, तेज गर्मी से धड़कता हुआ। गर्मी का मौसम शुरू हो रहा था। जैसे ही दोपहर हुआ, चिन झाओ ने लोंगकुआन तलवार कमर से निकाली और रथ से नीचे उतरकर वैनगार्ड आर्मी के सबसे आगे आ खड़ा हुआ। चैप्टर 250, चैप्टर 129, जाओ फेंग का खौफनाक जुनून, वैंग जियान का हैरान रह जाना, पार्ट 2। लांतियन 4th मेन बटालियन के शार्प वॉरियर्स कहाँ हो? जाओ फेंग ने ड्रैगन स्प्रिंग तलवार ऊंची करके जबरदस्त गरज भरी। हवा, हवा, हवा! 1,00,000 सोल्जर्स की एकजुट गरज धरती को हिला गई। इस भीड़ में कुछ पुराने फौजी थे जो जाओ फेंग के साथ एक से एक खूनी जंग लड़ चुके थे, और कुछ नए रिक्रूट्स थे जिसे भर्ती हुए 2 महीने भी नहीं हुए थे। लेकिन ये नए भी अब तक जंग का सारा दर्द और वहशत देख चुके थे। सभी बैटलफील्ड पर काबिल और जानलेवा थे। और ऊपर से जाओ फेंग के पास फेट ऑफिशियल सील का असर, जिसने हर एक शार्प वॉरियर की फाइटिंग स्पिरिट को आसमान तक उठा दिया था। मेरे पुराने सिपाही जानते हैं, जब भी जंग होती है मैं हमेशा सबसे आगे खड़ा होता हूँ। आज भी कोई फर्क नहीं। मेरा हुक्म सुना दो। मेरी पर्सनल गार्ड आर्मी अब सुपरवाइजरी टीम होगी। जो एक कदम पीछे हटेगा, उसी वक्त उसका सर तन से अलग। बाकी सब शार्प वॉरियर्स मेरे पीछे आओ। हमला! मारो! जाओ फेंग एक दरिंदे की तरह गरजा। एक हाथ में शील्ड, दूसरे में तलवार। वो सीधा वुआन सिटी की तरफ झपटा। जीवन मरण तक जनरल का साथ देंगे। तू सुई की पुकार के साथ हजारों वॉरियर्स गरज उठे। जीवन मरण तक जनरल का साथ देंगे। मारो, मारो, मारो!
1,00,000 शार्प वॉरियर्स की किलिंग इंटेंट आसमान को चीर रही थी। जाओ फेंग को बीच में रखकर वैनगार्ड आर्मी तूफान की तरह आगे बढ़ी। फ्रंटलाइन के आर्चर्स कवर दे रहे थे और पीछे तूसुई के 50,000 शार्प वॉरियर्स बिजली की रफ्तार से वुएन सिटी की तरफ बरसे जा रहे थे। चिन आर्मी आ रही है। वुएन सिटी के वेस्ट गेट पर खड़े जाओ कॉन्ग ने फौरन हुक्म दिया, आर्चर्स, रोलिंग स्टोन्स, सब कुछ चलाओ, इनको मार डालो। वुएन सिटी की खूनी जंग शुरू हो चुकी थी। सिर्फ जाओ फेंग ही नहीं, बाकी दोनों गेट्स पर वैंग बेन और यांग दुआनहे ने भी हमला का हुक्म दे दिया था। फर्क बस इतना था, जाओ फेंग खुद सबसे आगे चार्ज कर रहा था, जबकि वैंग बेन और यांग दुआनहे पीछे से कमांड दे रहे थे। आखिर एक जनरल का काम लीडरशिप होता है, ना कि सीधा मौत के मुंह में कूदना। अगर मेन जनरल गिर पड़ता तो पूरी फौज टूट जाती, लेकिन जाओ फेंग कोई आम जनरल नहीं था। उसके पास था खूनी बैटलफील्ड का असलियत का दम, और वो खुद सबसे आगे लड़ता था, क्योंकि वही मिलते थे बैटल मेरिट्स और एट्रीब्यूट्स। इस जंग के बाद कैजुअल्टीज 1,00,000 के आसपास पहुंच जाएंगी, लेकिन जाओ स्टेट का सफाया सबसे बड़ा लक्ष्य है, वांग जियान ने पीछे से देखते हुए सोचा। उसे पूरा भरोसा था ये सिटी जरूर गिर जाएगी। हाँ, कुर्बानियां बड़ी होंगी, लेकिन एकीकरण की राह में सब कुर्बानी कबूल थी। इस बीच जाओ फेंग आगे बढ़ता जा रहा था। जाओ कॉन्ग के हुक्म पर शहर से तीर बरस रहे थे, लेकिन जाओ फेंग के आसपास 10 फीट भी कोई तीर आ नहीं पाता। उसकी करंट स्ट्रेंथ का सामना करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। एक स्वॉर्ड स्विंग से ही वो पूरे झुंड के झुंड तीरों को काट देता। उसकी हिम्मत देखकर शार्प वॉरियर्स ने भी मौत से मुंह मोड़ लिया। जाओ सोल्जर्स चाहे कितने तीर बरसाएं, वॉरियर्स गिरते जरूर थे पर रुकते नहीं थे, क्योंकि जब जनरल मौत से नहीं डरता तो सोल्जर्स कभी जीने के लिए चिपक कर नहीं लड़ते। ऐसी फौज को कोई नहीं रोक सकता। फेट ऑफिशियल सील ने उनकी स्ट्रेंथ और मोराल को दुगना कर दिया था। हर एक शार्प वॉरियर बाघ की तरह लड़ रहा था, चाहे तीर चुभे या पत्थर लगे, कोई नहीं रुक रहा था। जाओ फेंग तो अकेले ही तूफान बना हुआ था, सीधा गेट तक पहुंच गया। गेट के सामने रुककर उसने गहराई से सांस ली। स्वॉर्ड स्लैश, गेट टूट जा। उसका डांटियन वाइटल एनर्जी ड्रैगन स्प्रिंग में दौड़ पड़ी। तलवार पर एक अनदेखा दरिंदा स्वॉर्ड की जगमगाया। स्विश! डजन्स ऑफ इनविजिबल स्वॉर्डगी एक साथ गेट पर जा गिरे। बूम! गेट फटक की तरह उड़कर टुकड़े टुकड़े हो गया। अंदर खड़े जाओ सोल्जर्स समझ भी नहीं पाए कि तीखे स्वॉर्ड की उन्हें काट चुके थे। लाशें खून में लथपथ हो गई। किल्ड जाओ सोल्जर +1 स्ट्रेंथ। किल्ड जाओ सोल्जर +1 स्पीड। किल्ड जाओ सोल्जर +1 डे लाइफ स्पैन। +1 +1 +1 एट्रीब्यूट्स की बारिश हो रही थी। मारो! जाओ फेंग शील्ड और स्वॉर्ड लेकर गेट तोड़ता हुआ शहर के अंदर घुस गया। अंदर दुश्मनों की भीड़ थी, पर जाओ फेंग ने एक पल की देरी नहीं की। उसका ट्रू की फट पड़ा। स्वॉर्डगी चारों तरफ बहने लगा। एक एक स्लैश में 5 से 10 सोल्जर्स एक साथ काट दिए जाते थे। जाओ सोल्जर्स ने उसे देखकर सड़ जाने वाली दहशत महसूस की। एक ऐसा आदमी जिसका स्वॉर्ड की दूर से ही लोगों को चीर रहा था। उनकी आंखों में सिर्फ खौफ रह गया था।